On 1st April 2001, the fair value of the shares of XYZ Limited's defined benefit plan were valued at 20,40,000 and the present value of the defined obligation was 21,25,000। कह रहा है कि जो प्लान एसेट है उसकी ओपनिंग वैल्यू 20,40,000 है और जो डिफाइंड ऑब्लिगेशन की ओपनिंग बैलेंस है वो 21,25,000 है। On 31st March 2002, the plan received contribution from XYZ Limited amounting to 4,25,000 and paid out benefits of rupees 2,55,000। कह रहा है कि जो प्लान एसेट है उसके अंदर कंट्रीब्यूशन की गई इस साल 4,25,000 की और उसमें से बेनिफिट पे किया गया 2,55,000 का। कह रहा है कि इस साल की जो करंट सर्विस कॉस्ट है वो 5,10,000 की है और जो इंटरेस्ट है प्लान एसेट का और ऑब्लिगेशन दोनों के ऊपर 5% का इंटरेस्ट रेट लगेगा। जो क्लोजिंग बैलेंस बता रहा है ये प्लान एसेट का 23,80,000 जो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन है इसका क्लोजिंग बैलेंस बता रहा है 27,20,000। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे ये कह रहा है कि आपको जो प्लान एसेट है और जो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन है इन दोनों के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का आपको रिकन्सिलेशन करना है। तो चलो हम रिकन्सिलेशन कर देते हैं। तो सबसे पहले करते हैं डिफाइंड लायबिलिटी का ओपनिंग क्लोजिंग का रिकन्सिलेशन। तो ओपनिंग बैलेंस ये रहा, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस ये रहा इसका। करंट सर्विस कॉस्ट भी दे रखी है, इंटरेस्ट 5% का दे रखा था, ओपनिंग बैलेंस के ऊपर 5% का इंटरेस्ट लगाएंगे तो इतना आ जाएगा। कोई पास्ट सर्विस कॉस्ट है नहीं, बेनिफिट पेड 2,55,000 का है, सेटलमेंट पेड अमाउंट ऐसी कोई है नहीं। तो बैलेंसिंग फिगर एक्चुअल गेन और लॉस हमारी निकल के आ जाएगी 2,33,750। अब देखो वैसे तो जो क्लोजिंग बैलेंस आ रही थी अगर आप इसको ना कंसीडर करो तो एक्चुअल जो क्लोजिंग बैलेंस आ रही थी वो 24 लाख समथिंग आ रही थी, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्लोजिंग बैलेंस है कितने, 27 लाख। तो मतलब क्लोजिंग बैलेंस मतलब बढ़ गई, मतलब कि लायबिलिटी बढ़ गई तो क्या होगा, एक तरीके से लॉस हो गया। अभी लॉस हुआ क्यों, क्योंकि जो एक्चुअल है उसने गलत एस्टिमेशन किया, उसके कारण हमने जो लॉस है वो हमने जो है वो 24 लाख का कैलकुलेट कर लिया था, बट हमारी ऑब्लिगेशन कितनी आ रही है, 27 लाख की आ रही है। तो मतलब क्या हुआ, एक्चुअली के कारण जो हमें लॉस हो रहा है यानी उसके एस्टिमेशन के कारण जो हमें जो एक्स्ट्रा लॉस जो ऐड करना पड़ रहा है वो कितना है, 2,33,750 का, ठीक है। तो इसलिए देखो अगर यहाँ पे गेन रहता तो क्या होता, क्लोजिंग बैलेंस लेस हो जाता, गेन होता एक्चुअल के कारण। यानी मतलब गेन मतलब कब होगा, जब एक्चुअल ने ज़्यादा बता दिया हो और कम हो एक्चुअल में क्लोजिंग बैलेंस। तो एक्चुअल के कारण हमें गेन हो गया हो, तो गेन हो गया तो हम क्या करेंगे, ये लायबिलिटी है तो लायबिलिटी में अगर गेन हो जाता तो लायबिलिटी कम हो जाती है ना, तो इसलिए हम गेन में इधर लेस कर देंगे ताकि लायबिलिटी कम हो जाए। और लॉस हुआ इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव में इसको लिख रहे हैं। अब हम प्लान एसेट का इसका ओपनिंग क्लोजिंग कर देते हैं रिकन्सिलेशन। ओपनिंग ये रहा, क्लोजिंग ये रहा, कंट्रीब्यूशन बेनिफिट्स हमें दे रखा है, बैलेंसिंग फिगर क्या निकल जाएगा, एक्चुअल रिटर्न हमारा बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। अब एक्चुअल रिटर्न में से जब हम एक्सपेक्टेड रिटर्न को लेस करते हैं तो हमारा क्या आता है, रीमेजरमेंट गेन आता है, ठीक है। तो एक्चुअल रिटर्न तो दे रखा है क्वेश्चन में, सॉरी मतलब एक्चुअल रिटर्न बैलेंसिंग फिगर हमारा निकल गया। एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न को हम इंटरेस्ट की इनकम बोलते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे इंटरेस्ट का एक्सपेंस है ना उसी तरीके से इसे कहते हैं इंटरेस्ट की इनकम। तो इंटरेस्ट की इनकम क्या है, इंटरेस्ट क्या 5% है, तो ओपनिंग के ऊपर 5% का लगाओगे तो ये रहा आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी फिर इंटरेस्ट की इनकम। तो एक्चुअल रिटर्न में से एक्सपेक्टेड रिटर्न हम माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा रीमेजरमेंट गेन। तो यानी इस तरीके से हमने जो डीबीओ लायबिलिटी है उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग का रिकन्सिलेशन कर दिया और प्लान एसेट है उसके भी ओपनिंग और क्लोजिंग का हमने क्या कर लिया, रिकन्सिलेशन कर लिया। अब हमसे पूछा है कि आपको बताना है कि वो अमाउंट बताना है जो अमाउंट स्टेटमेंट ऑफ P&L में आएगी, प्रॉफिट P&L अकाउंट में जो अमाउंट दिखाया जाएगा और जो अमाउंट OCI में दिखाया जाएगा और जो अमाउंट बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा वो अमाउंट बताना है। अब इसमें से देखो बैलेंस शीट में कौन सा अमाउंट दिखाया जाएगा, लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस और प्लान एसेट का क्लोजिंग बैलेंस, इन दोनों का नेट करके तो बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। तो इन दोनों का नेट कर दो, जो भी अमाउंट आएगा वो आपका बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। तो देखो यहाँ पे कर रखा है नेट 27,20,000 का और 23,80,000 के, इन दोनों का नेट करके 3,40,000 का क्या दिखा रखा है, लायबिलिटी में दिखा रहा है नेट डिफाइंड लायबिलिटी, क्योंकि लायबिलिटी आ रही है ज़्यादा हमारी। अब हमें P&L में कौन सी अमाउंट दिखानी है और OCI में कौन सी अमाउंट दिखानी है ये हमें तय करना है। तो देखो ये जो हमने दोनों जो लायबिलिटी और एसेट का जो रिकन्सिलेशन किया है ना, इसमें जितने भी आइटम हुए हैं उसको हम क्लासीफाई कर दें कि ये P&L में ये कौन से अकाउंट में जाएगा। उस हिसाब से फिर जो भी P&L वाला या OCI वाला होगा उसको इकट्ठे करके हम नेट कर देंगे। तो देखो ओपनिंग बैलेंस ये किस में जाते हैं, ये तो आपके बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, ओपनिंग बैलेंस कोई P&L में थोड़ी आता है। करंट सर्विस कॉस्ट P&L में जाती है, जो इंटरेस्ट की एक्सपेंस है वो भी P&L में जाएगी, जो पास्ट सर्विस कॉस्ट है वो भी P&L में जाएगी,
जो बेनिफिट्स पेड और सेटलमेंट पेड है ये अमाउंट पेंडल में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि बेनिफिट पेड सेटलमेंट पेड है क्या, लायबिलिटी कम ही तो हो रही है यार। जब अगर लायबिलिटी कम होती है तो उसे हम पेंडल में थोड़ी दिखाते हैं। तो ये लायबिलिटी क्या हो रही है, लायबिलिटी कम हो रही है। सेटलमेंट बेनिफिट पे मतलब हमने जो हमारा जो एम्प्लॉय है उसको डायरेक्टली पे कर दिया, और सेटलमेंट पेड मतलब जो कोई तीसरी पार्टी हमने उसको पे कर दिया वो है हमारे एम्प्लॉय के पे कर देगा। एक तरीके से क्या हो रही है, हमारी लायबिलिटी कम तो हो रही है, तो इसे हम पेंडल में थोड़ी दिखाएंगे, लायबिलिटी कम होने को पेंडल में नहीं दिखाते ना। ठीक है, अब आते हैं ओसी और एक्चुअल गेन एंड लॉस पे। तो एक्चुअल गेन एंड लॉस ओसीआई के अंदर दिखाया जाता है। तो हमने डीबीओ लायबिलिटी के सभी आइटम्स को हमने क्लासीफाई कर दिया। तो देखो सीएससी इंटरेस्ट और पीएससी को तो हमने दिखा दिया। सीएससी इंटरेस्ट एक्सपेंस ये देखो ये रहा, ये पूरा हमने इसमें से उठा लिया। अब देखो जो सेटलमेंट पेड होता है ना उसको तो नहीं दिखाते, लेकिन सेटलमेंट पेड करते समय अगर कोई गेन और लॉस हो जाए तो हम कहाँ पे दिखाएंगे, पेंडल में दिखाएंगे ना। तो हम जो सेटलमेंट पेड है उसको नहीं दिखाते, लेकिन सेटलमेंट पेड का गेन और लॉस होता है उसको जरूर हम पेंडल में दिखाते हैं। फिर आते हैं हम इधर प्लान्ड एसेट पे आते हैं। इसका ओपनिंग बैलेंस तो बैलेंस शीट में आएगा। कंट्रीब्यूशन यार अगर कोई किसी एसेट में अगर कोई एडिशन हुआ तो पेंडल में थोड़ी दिखाएंगे, तो बैलेंस शीट में दिखाएंगे ना। बेनिफिट पेड क्या है, बेनिफिट पेड तो हमारा जो एसेट है वो कम हो रहा है ना, तो उसको हम कहाँ पे दिखाएंगे, लायबिलिटी एसेट में से लेस करके दिखाएंगे, कोई पेंडल में थोड़ी दिखाएंगे। जिस तरीके से लायबिलिटी कम होने पे हम पेंडल में नहीं दिखाते हैं, उसी तरीके से एसेट कम होने पे भी हम पेंडल में थोड़ी दिखाएंगे। फिर आता है एक्चुअल रिटर्न। अब देखो ये जो एक्चुअल रिटर्न है ना ये पेंडल में नहीं आएगा। ये एक्चुअल रिटर्न मतलब कि एक्चुअल में आपको कितना इनकम हुआ, कैश में कितना रिसीव हुआ, ये वो वाला पोर्शन है। ठीक है, तो इसे हम क्या दिखाएंगे, कैश अकाउंट में दिखाएंगे। ठीक है, ये इसे पेंडल में दिखाएंगे क्योंकि पेंडल में एक्रूअल बेसिस पे इनकम आती है। क्या ये कैश बेसिस पे इनकम है, और पेंडल में हम एक्रूअल बेसिस पे इनकम दिखाएंगे। तो एक्रूअल बेसिस पे इनकम यहाँ पे है कौन सी, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न वाली इनकम है, यही तो एक्रूअल बेसिस पे कि ओपनिंग बैलेंस का 5% हमारा इंटरेस्ट जो होता है वो इनकम होता है। तो ये क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न, ओपनिंग बैलेंस का 5% ही तो है ये। तो ये क्या है, ये पेंडल में दिखाएंगे क्योंकि ये एक्रूअल है, और ये नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये कैश बेसिस पे है। तो पेंडल आपको आइटम में क्या दिखाएंगे, इंटरेस्ट इनकम 1,02,000 की। देखो इंटरेस्ट इनकम 1,02,000 की आ गई। ये सारी की सारी जितने भी पेंडल की थी सारी आइटम हमने एक साथ लिख दी। तो हमारे पेंडल में नेट बैलेंस कितना दिखाना चाहिए, हमें इतना दिखाना चाहिए, 5,14,250। अब ओसीआई के देख ले तो रिमेजरमेंट गेन किस में दिखाते हैं, ओसीआई में। तो यहाँ तक में सिर्फ 2 आइटम है वो ओसीआई में दिखाया जाता है, एक्चुअल गेन या लॉस और रिमेजरमेंट गेन। तो इन दोनों को हमने नेट कर दिया। तो हमारा नेट क्या रहा है, नेट रिमेजरमेंट 1,65,785, इसे हम ओसीआई में दिखाएंगे इस अमाउंट को। तो मतलब इन दोनों के क्लोजिंग बैलेंस को नेट कर लो, इसे उसे बैलेंस शीट में दिखा दो। पेंडल के जितने भी आइटम्स है उसे नेट कर लो, तो उसे पेंडल में दिखा दो, और ओसीआई के जितने भी आइटम है उसे नेट कर दो और उसे ओसीआई में दिखा दो, सिंपल।